अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमर कैटनी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, 9th क्लास की बायो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने लास्ट टाइम जो लेसन हमने स्टडी किया था वो हमारे पास था पास्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी के कौन कौन से पास्टुलेट से कौन कैसी हिस्ट्री थी, कौन कौन से साइंसदानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी चीजें हमने स्टडी की थी। आज हम आगे चलते हैं और अपना अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरा आने वाला जो लेसन है वो आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर को शेयर करें ताकि वो भी जो है बायो पढ़ सकें। और अगर कुरान नाज़रा सीखना चाहते हैं तो कुरान नाज़रे की वीडियो भी मेरी चैनल पे अवेलेबल है, आपको वो मिल जाएंगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमने हिस्ट्री और सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स हमने स्टडी किए थे और उसमें जब हमने स्टडी किया तो यहाँ पे एक आगे टॉपिक दे रहा है कि सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल। सब सेलुलर का सब का मतलब होता है स्मॉल, सब मीन स्मॉल, सेलुलर सेल यानी कि सेल से छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको हम कहते हैं सब सेलुलर। या ए सेलुलर, ए का मतलब होता है विदाउट, यानी कि सेल के बगैर, सेल के विदाउट जो चीजें हैं उनको हम कहते हैं ए सेलुलर पार्टिकल। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सेल के बगैर बनी हुई हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था सेल थ्योरी का, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ये है उसका कि जितने भी जानदार है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारी सेल थ्योरी का। और अगर आपने वो लेसन नहीं सुना तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेल थ्योरी के पॉइंट है और सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तो यहाँ पे भी वही बात की है कि इसके मुताबिक वायरस, प्रोइंस एंड विरोइड्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये वायरस जो होते हैं और प्रोइंस और विरोइड्स होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि प्रोइंस और विरोइड्स क्या होता है बच्चों, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये वायरसेस की ही टाइप होती है। प्रोइंस जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, विरोइड्स जो है वो आरएनए के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये सेल से मिलकर नहीं बने हुए, रेदर दे आर सबसेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल। अगर ये सेल से मिलकर नहीं बने हुए इसलिए फिर इनको सबसेलुलर कहा जाता है या एसेलुलर पार्टिकल कहा जाता है। दे डोंट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम। इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कोई भी रिएक्शन नहीं होता इनकी बॉडी में या इनके अंदर। दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कुछ खसूसियात शो करते हैं जिंदा जानदारों की और कुछ शो करते हैं मुर्दा जानदारों की। जैसे कि जिंदा जानदारों की कौन कौन सी खसूसियात शो करते हैं। दे कैन इंक्रीज इन नंबर, या अपने नंबरिंग में इजाफा कर सकते हैं। कैन ट्रांसमिट दियर कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन। और दूसरा ये है कि अपनी खसूसियात को अगली जनरेशन में मुंतकिल भी कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करना है ये और जिंदा जानदारों की खसूसियात है, और दूसरा ये है कि अगली नस्ल में मुंतकिल करना ये भी उनकी खसूसियात है। इस हिसाब से जो है इनको हम लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। We know that, हम जानते हैं acellular particle are not classified in any five kingdom system। और आपने थर्ड चैप्टर में 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा, वहां पर भी आपने देखा कि उनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया क्योंकि इनको लिविंग थिंग्स कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि ये बॉर्डर लाइन होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में, अगर इनको कोई सेल्स मिल जाए तो ये मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल करके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा काम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने ये पढ़ा है इंक्रीज नंबर, अपने नंबर में इजाफा करते हैं, अपने डीएनए को आगे नस्ल में ट्रांसमिट करते हैं, ये करते हैं। और अगर इनको लिविंग सेल्स ना मिले तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये क्रिस्टल फॉर्म में बिल्कुल बेजार शक्ल में भरे होते हैं। तो ये था हमारे पास ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल जो कि वायरसेस होते हैं। और ये आप याद रखिएगा कि ये जो है वो सेल से मिलकर नहीं बने होते। अब नीचे जो है वो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है पिंक कलर का, और इसमें ये लिखा वही जो आपने सेल थ्योरी पढ़ी थी उन्हीं साइंसदानों का थोड़ा सा आपको आइडिया दिया गया। एमसीक्यूज है, आप इसको एमसीक्यूज के तौर पे याद कर सकते हैं। जैसे 1590 में क्या हुआ था, इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप किसने की थी, जी जेनसन ने। उसके बाद 1665 में क्या हुआ था, डिस्कवर सेल हुआ था, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। 1674 को क्या हुआ था, ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जानदार को उसको दिखाया गया था, ये लियोन हुक ने किया था। तो ये आपने बॉक्स सारा का सारा इसी तरीके से याद कर लेना है। आपको ये डेट आएगी और डेट आने के बाद फिर आपको पूछा जाएगा कि ये काम कब हुआ, तो आपको ये डेट याद रखनी चाहिए। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये काम किसने किया, तो आपको साइंसदान याद रखने चाहिए। तो इसलिए ये बॉक्स आपको आपके लिए हेल्प होगा क्या कहते हैं उसको बनाने के लिए, एमसीक्यूज करने के लिए। ठीक है,
तो इनको आपने याद करना है। ये साइंस आप पढ़ चुके हो, पहले मैंने आपको सारा बता दिया था, और बस आपने यहाँ पे ये करना है कि इनकी डेट और इनके नाम जो है वो मेंशन करना है, याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सेल का फंक्शन पढ़ेंगे कि ये क्या है और कौन कौन से सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होती है और उनका क्या काम, उनका क्या फंक्शन होता है। अब हमने सेल को डिस्कवर कर लिया, अब सेल्स के अंदर सेल की स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज्म को भी देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी आर सिमिलर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकेरियोटिक सेल। हम तो वैसे यूकेरियोटिक सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम जानते हैं। Here we will get some detail, यहाँ पे हम कुछ डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन की। A cell is made by the assemblage of organelles। एक जो सेल होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स का इकट्ठा होने से मिलकर बनता है। There are some structures in the cell that are not organelles, और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो कि ऑर्गेनेल्स के तौर पे काम नहीं करती but are still important for cell, लेकिन फिर भी वो सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आगे कह रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स के होते हैं उसमें ये तीन चीजें होती हैं आमतौर पे। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और साइटोस्केलेटन होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन, ये तो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में होते हैं, लेकिन जो सेल वॉल है ये जस्ट और जस्ट प्लांट सेल में होती है, यूकेरियल सेल में होती है या फिर फंजाई सेल में होती है, लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं होती। तो हमारा जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट है वो हमारा सेल वॉल भी है। सेल वॉल की हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि क्या होती है और इसका फंक्शन जो है वो हमने रीड आउट करना है कि वो कैसे हम पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो ना वो इसकी जो डायग्राम है वो दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे ये डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में देखें आप तो आपको पता चलेगा कि ये एक सेल है, एक सेल नहीं है बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 सेल्स हैं। तो इसमें सेल वॉल के होती है, आमतौर पर सेल वॉल के भी आगे जो ना वो काफी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो आप ये देखा जाए ये सेल है, ये सेल की सेल वॉल, और सेल वॉल के सबसे बाहरी जो है वो सबसे पहले प्राइमरी वॉल होती है, बाहरी वाली प्राइमरी वॉल के बाद फिर सेकेंडरी वॉल होती है, ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है। और सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या है, पूरा का पूरा सेल्स है और उसके ऑर्गेनेल्स है। अब एक सेल्स और ये दूसरा सेल्स, एक सेल्स और दूसरे सेल्स के दरमियान में जो दीवार होती है ये वाली, उस दीवार को हम नाम देते हैं मिडल लमीला। उसको हम क्या नाम देते हैं, मिडल लमीला। उसके बाद फिर आप देखें कि एक सेल और दूसरे सेल्स के दरमियान में ये खाली जगह स्पेसेस भी हैं, इन स्पेसेस को हम नाम देते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये इंटर यानी कि सेल्स के दरमियान में जो जगह है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस देते हैं, नाम देते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में छोटे छोटे होल होते हैं, सुराख होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है तो वो दूसरे सेल्स के साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा होता है, ठीक है, जा रहा होता है। और ये जो खाली जगह होती है, स्पेसेस होती हैं या जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। वो यहाँ पे तो नहीं लिखा, मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको सारी जो ना वो स्ट्रक्चर नजर आ जाएगी। ये देखें, ये एक सेल दिखाया गया, एक सेल यहाँ पे, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और इस तरह इसके सेल्स हैं लेकिन वो शो नहीं किए गए। तो एक सेल्स है, एक सेल्स में ये देखिए आपको यहाँ पे ये इंटरसेलुलर स्पेसेस नजर आ रही है, इनको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस का नाम देंगे। उसके बाद फिर ये मिडल लमीला है, मिडल लमीला एक सेल और दूसरे सेल्स के दरमियान में मौजूद होता है, एक दीवार होती है जिसको मिडल लमीला कहते हैं। उसके बाद फिर ब्लैक कलर में प्राइमरी वॉल है, और ये एक सेल और दूसरे सेल्स के दरमियान में ये जो पोर्स हैं, स्ट्राफ है, इन पोर्स या स्ट्राफों को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और उसके बाद फिर सेकेंडरी वॉल आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी सेल वॉल की स्ट्रक्चर थी। बच्चों ये आपको इसलिए शो किया गया या आपको इसलिए दिखाया गया ताकि आपकी बुक में डायग्राम तो नहीं बनी गई, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि क्या ये सारी टर्म्स और चीजें जो है ना वो यहाँ पे लिखी हुई है बुक में, जब हम रीडिंग करेंगे वहां पे लिखे हैं, लेकिन आपको इस बात का पता ना चाहिए कि सेकेंडरी वॉल क्या होती है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल क्या होती है। ये प्राइमरी वॉल में कौन सा केमिकल पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। सेकेंडरी वॉल में कौन सा केमिकल पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। और कौन सी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, थिक कौन सी होती है, थिन कौन सी होती है, ये वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये हम सारी चीजें जो ना वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हम रीडिंग करेंगे और आप डायग्राम को देख लीजिए तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि वी नो दैट नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। हम जानते हैं कि जितने भी जानदार है जिंदा, उन सबके पास सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल्स एंड मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे कह रहे हैं कि सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल।
ये सेल का क्या है, नॉन लिविंग है और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स है, यानी कि ये डेड होता है और एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स है। इसकी वजह से जो सेल है उसको क्या करती है, स्ट्रेंथ मिलती है या मजबूती मिलती है। और ये कहाँ भी होता है, लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर ये मौजूद होता है। आगे इसका फंक्शन लिखा हुआ है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन यहाँ पे आप फंक्शन की हेडिंग देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड शेप, ये शेप देता है, स्ट्रेंथ मजबूती देता है, प्रोटेक्शन सेल की प्रोटेक्शन भी करता है, सपोर्ट और उसको सहारा भी देता है। इनको देता है जो सेल्स के अंदर इनर लिविंग मैटर होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उनको ही देता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, उनको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सेल के अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको ले लें, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको ले, इन दोनों को कलेक्टिवली कॉल हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा सेल्स ही कंट्रोल कर लेता है या पूरा का पूरा सेल्स इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये वो बताना चाह रहा था। तो ये इसका फंक्शन है, ये शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन करता है। अब आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। फंक्शन ऊपर आपने पढ़ लिया है इसका। वो क्या है कि प्लांट सेल हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल इन देयर सेल वॉल। जी, जो प्लांट सेल्स होती है उसकी सेल वॉल में बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज द प्राइमरी वॉल। जो बाहरी वाली लेयर होती है उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। ये प्राइमरी वॉल की डेफिनेशन है, इसको फाइंड आउट कर लें डेफिनेशन को। एंड द सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट। और इसमें जो केमिकल पाया जाता है वो कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। ये आप एमसीक्यू में वो पूछ सकता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले उसने प्राइमरी वॉल की डेफिनेशन दी। डेफिनेशन के बाद फिर उसने क्या किया कि ये बताया कि प्राइमरी वॉल में कौन सा केमिकल जो ना वो पाया जाता है, वो है सेलुलोज। नेक्स्ट वो कह रहे हैं some plant cells, for example xylem and cells are also have secondary wall in the inner side of the primary wall। ये secondary wall सबके पास तो नहीं होती, लेकिन कुछ सेल्स में होती है। जैसे कि वो बता रहा है कि xylem जो है सेल्स होते हैं प्लांट में। xylem जो है बच्चों ये पौधों में पानी की ट्रांसपोर्ट करता है। ये आप नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में 9th चैप्टर में। तो ये क्या करता है, xylem ये करता है कि रूट से पानी को लेता है और पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो जो जाइलम सेल्स होते हैं इनके पास क्या होती है, इनके पास सेकेंडरी वॉल होती है जो कि प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे होती है। इट इज मच थिकर, ये उससे थिक होती है यानी कि मोटी होती है। एंड कंटेन लिग्निन एंड सम अदर केमिकल, इसमें लिग्निन होता है और उसमें दूसरे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। इसी वजह से सेकेंडरी वॉल की वजह से जो जाइलम सेल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो प्राइमरी वॉल थिन होती है, उसमें सेलुलोज केमिकल होता है, और सेकेंडरी वॉल थिक होती है और मजबूत होती है और उसमें लिग्निन और अदर दूसरे केमिकल्स होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में क्या फर्क है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, वो कह दिया आर पोर्स इन द सेल वॉल। सेल वॉल में क्या है, पोर्स हैं। आप एडजेसेंट सेल जो कि साथ वाला सेल्स होता है उसके साथ जो ना वो पोर्स मौजूद है, थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड, जिसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म जो है वो कनेक्ट होता है। These pores are called plasmodesmata, और उन pores को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा नाम देते हैं। ये आप डेफिनेशन है, इसको आप फाइंड आउट कर लें। और मैंने आपको मतलब प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो दिखाया भी है, आपको फिर भी दोबारा दिखाया था। ये देखें, ये छोटे छोटे pores हैं जो कि एक सेल और दूसरे सेल्स के दरमियान में क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म का फ्लो बनाते हैं या साइटोप्लाज्म को फ्लो करते हैं, उसको हम कहते हैं, इन pores को नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, डेफिनेशन आपने पॉइंट आउट कर ली होगी। आगे चलते हैं आगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड प्लांट, या डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया। तो मतलब ये कहने का है कि इसमें फंजाई की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल और जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में क्या फर्क है। ये तीनों फर्क जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, वो आप याद रखना है। आप कोई भी एक टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का आपको याद है। अब हम चलते हैं, कह रहे हैं कि फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल अलोंग विद दे डोंट कंटेन सेल वॉल। जी, कहते हैं कि फंजाई और बहुत सारे दूसरे प्रोटिस्ट के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन अगर जो उनके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता। जो प्लांट की सेल वॉल है उसमें जो प्राइमरी केमिकल होता है सबसे लेकर वो सेलुलोज होता है, ठीक है। Their cell wall are made of variety of chemical। इनकी जो सेल वॉल्स है वो दूसरे केमिकल की वैरायटी से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वो बता रहे हैं, काइटन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। जो फंजाई की सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज की बजाय कौन सा केमिकल होता है, काइटन होता है। ये बच्चों काइटन आपको याद रखना है, ये काइटन जो ना वो मौजूद होता है फंजाई की सेल वॉल में, यही डिफरेंस आ जाता है।
फिर आगे क्या है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होती है वो भी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इज अ कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड एंड शुगर, जो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये दो चीजों से मिलकर बनता है। ये अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और शुगर से मिलकर बनता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वो बता रहा था सारा, और ये टॉपिक है आपका सेल वॉल का जो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा। हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको रिलोड करें, इसको समझे, पूरा लेक्चर सुने। अगर कोई इस चीज की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ना उसका आंसर दूंगा। और मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दी और मैंने आपको यहाँ पे सारी डेफिनेशन पॉइंट आउट भी करवा दी, एमसीक्यू भी बता दिए, तो क्वेश्चन भी बता दिया। तो ये बच्चों आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन है, तो हम इंशाल्लाह अगले लेसन पे हम उसको स्टडी करेंगे। और अगले लेसन के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।